वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच कल थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिले कि हाँ भाई थोड़ा सा जो है काउंटर अटैक हो भी रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से एक तरफा तुषार मेहता लगातार जो है काउंटर पे काउंटर कर रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल साहब का ज़्यादा कुछ निकल कर नहीं आया। तो अब लोगों की निगाहें वक्फ बिल को लेकर है कि भाई फैसला क्या आएगा, सीजीआई की तरफ से क्या रुख रहेगा, क्या रोक लग जाएगा या वाकई में बहाली हो जाएगी। और भी तमाम मसले जिस पर बातचीत करेंगे। इन तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा से बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता है कि वक्फ बिल को लेकर चाहे तुषार मेहता हो, कपिल सिब्बल हो या जो बेंच सुनवाई कर रही है, आखिर फैसला आएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पराचा साहब, वक्फ बिल को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लोगों को समझाया भी, लेकिन जो हालात अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जो दलीलें आ रही हैं, वो तो साफ उलट ही हो रहा है। क्या चल रहा है ये? खुदा खैर करे, यही बोल सकता हूँ मैं। और पहले दिन से मैं यही बोल रहा हूँ और आज भी वही बात बोलूँगा मैं। और अभी मैं तो इसीलिए, हालांकि मैंने एक केस में इंटरवेंशन भी डाल रखी है, मैं जान के कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बना लिया है जो पूरा सिस्टम ही कंट्रोल हो गया। मतलब कोई भी व्यक्ति इन 4-5 लोगों के अलावा बहस ही नहीं कर सकता। इसके लिए सब लोग मान गए। मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ, ये गैरकानूनी भी है, इसलिए भी नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग कार्टलाइजेशन नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। और कार्टलाइजेशन भी ऐसी कि जो लीड काउंसिल है हमारे, उनका जो रिकॉर्ड है कपिल सिब्बल साहब का, हर केस हारने का है आज तक। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो हर केस हारे हैं हमारा, चाहे बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे ट्रिपल तलाक का केस हो, चाहे संजय दत्त का केस हो, चाहे लालू यादव जी का केस हो, चाहे वो आज़म खान साहब के केस हों, जो भी गालिबन केस वो लड़े हैं, ये वाले, सिर्फ इन केसेस की बात कर रहा हूँ। वैसे वो बहुत अच्छे वकील हैं और वो अमूमन केसों में जीतते भी हैं। और आज भी ये अली खान मोहम्मद साहब का केस है, ये एक तरह से हार ही गए हैं वो, और उनको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, ऐसा मेरा मानना है। आने वाला समय मुझे सही या गलत ठहराएगा। तो अब उन्हीं को 75% के करीब टाइम उनको मिला। अब इनके अलावा जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं और CU उदय साहब हैं, उदय सिंह साहब हैं और हुज़ैफ अहमदी साहब हैं, इन तीनों ने अच्छी मजबूत बातें रखी, लेकिन इनको टाइम ही कितना मिला? सारा टाइम उन्होंने ले लिया। और कल भी ऐसी ही उम्मीद लग रही है कि वो कपिल सिब्बल साहब ही ज़्यादातर टाइम जो रिबटल करने के लिए मिलेगा, यानी कि जवाबुल जवाब के लिए मिलेगा, वो भी कपिल सिब्बल साहब को ही ज़्यादा मिलेगा, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। और उनको, मेरा तो ऐसा मानना है कि वो जो बहस से नज़र आ रहा है, उनको ज़्यादा क्लू नहीं है कि वो वक्फ एक्ट होता क्या है और क्या चेंजेस हैं, उनको अभी तक भी क्लू नहीं है। जो मेरे ख्याल से अगर मैं बहुत ही उनके पक्ष में भी ओपिनियन दूँ तो वो वही बोल रहे हैं जो उनको ब्रीफ किया गया है, बिल्कुल। और वो ब्रीफ उन्हें बिल्कुल ऐसे तरीके से किया गया है कि वो ठीक नहीं है तरीका, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो मैं ये भी कह रहा हूँ, सब लोग मिलकर दुआ करें ये, और इसको प्लान A ही माने। प्लान B हम लोगों ने तैयार कर रखा है, अगर कुछ उल्टा सीधा होता भी है तो हम लोग प्लान B के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें हम सब लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सबको मिल के करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी बेंच अच्छी है, जो कहने में आती है ना बात कि कोई बेंच अच्छी होती है, कोई बेंच बुरी किसी चीज़ के लिए, वो तो आते ही हैं, बातें चलती हैं आपस में हम लोगों की। वकीलों मेहता साहब जो कह रहे हैं 97 लाख के आसपास मुसलमानों से मशवरा किया गया, वो समर्थन में, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, ये सब बातें अब मैं ज़्यादा, क्योंकि सब्जुडिस मैटर है, बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जब इस तरह के संवैधानिक चैलेंज होते हैं उसमें फैक्चुअल बातें नहीं लाई जाती। अच्छा, ठीक है कि 96 लाख से हुए हैं, 9600 से हुए हैं। यहाँ तो मुद्दा ये है, ये जो कानून है ये संविधान की मूलभूत भावना, यानी कि बुनियादी असूलों के खिलाफ है या नहीं है, संविधान के कानून जो आइन है हमारा, उसके इसी पे है। अब तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों के लिए भी कर रहे हैं, वो सब तो फैक्चुअल बातें हैं ना, उसके लिए तो कानून है आज भी। अगर ये उन्होंने एग्जांपल ये भी दिया है कि अगर ये ट्राइबल लोगों की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम लोग उनसे शादी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा के उनको वक्फ कर देते हैं और फिर तलाक दे देते हैं, ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का काम हो गया ना। उसके लिए तो BNS की धाराएँ हैं बहुत सारी, पहले IPC की धाराएँ थी बहुत सारी, और फिर हमारे परम आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी और इनके सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून तो बना ही रहे हैं। तो ये वक्फ को चीटिंग
उनमें चेंज करें ना कानूनों में, और मजबूत बना दें उनको कानूनों को। वक्फ का क्या ताल्लुक़ है उससे? और जो ट्राइबल्स मुसलमान हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर पाएंगे। तो जवाब हम जैसे लोगों के दिमाग में, क्योंकि जो वक्फ की समझ रखते हैं हो सकता है अलग हो, लेकिन अब वो तो काम कपिल सिब्बल साहब को करना है, वो जाने। और जो लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें और सारे मिलके जिन्होंने अपना लीड काउंसिल उन्हें बनाया कि वही बहस करेंगे, वो सब लोग जाने। मैं सर एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा जानकार तो नहीं, तो कानून के जानकार हैं, कि सोशल मीडिया पे बारीक से वो लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि जो बहस अंदर में चल रही है इसका मेन मकसद क्या है। क्योंकि वक्फ सब तो यही जान रहा है कि ये अल्लाह की दौलत है, लोग जान रहे हैं कि भाई मेरे हक में ही फैसला आएगा। लेकिन अचानक आज देखने के बाद साफ उलट हो गया, लोगों के चेहरे की मायूसी पूरी तरह से आ गई, रौनक ख़त्म हो गया। भाई मेरी बात देखिए, अभी भी मुझे फिर भी उम्मीद है, अभी भी मुझे उम्मीद है और मैं दुआ भी कर रहा हूँ, बेंच जो है अच्छी है। ठीक है, वो तब कह रहे हैं। लेकिन अब अगर आप जाके दीवार में टक्कर ही मार रहे हो बार बार, तो बेंच भी क्या कर लेगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ मुआवजा हो जाए, उसी की उम्मीद कर रहे हैं हम। लेकिन मैं तो इस बात को पहले से कह रहा हूँ ना कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लान बी की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो टीमें लड़ रही हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना आप, 100% हर केस में हारने का है। अब ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे ये वो? और चमत्कार तो कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब को ही लीड काउंसिल बना दिया, मतलब 75% टाइम वही लेंगे। तो अंजाम हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए ना, अंजाम का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम? वही होगा जो आज तक होता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी बात मैं कर रहा हूँ? और फिर एक और दूसरी भी सोचने की बात है। मैं एक बुनियादी बात पे आता हूँ, जितने 95% लोगों ने पिटिशन्स डाली, वो सब लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर आप चेक कर लीजिएगा, जो किसी ना किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। तो अब ये जो नया कानून आया है, ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को चोरी करने वालों की सज़ा कम कर रहा है। पहले नॉन बेलेबल था, अब उसको बेलेबल बना रहा है। पहले सज़ा 3 साल तक की थी, अब उसको 6 महीने की बना रहा है। पहले रिगरस कैद बामुशक्क़त थी, अब उसको आसान प्रिजनमेंट वो जो बना रहा है, कैद मतलब आम कैद बना रहा है। तो जो लोग वक्फ पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें तो खुशी हो रही होगी ना इससे? अच्छा। नहीं हो रही होगी? तो वो लोग चाहेंगे कि वो ये केस जीतें, या वो ये चाहेंगे कि केस हारें? ये बुनियादी बात है। अब आप देख लीजिए, इनमें से चेक कर लीजिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। और वो लोग क्या ये चाहेंगे कि जो ये अभी लिमिटेशन एक्ट लगा हुआ है, अब अगर 12-14 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और बैठे हुए कौन है? यही लोग जो अपने आप को वक्फ का हिफाजती बता रहे हैं। अब जो नया कानून आया है वो ये कह रहा है कि अगर आपने कब्जा कर लिया तो कब्जा सच्चा और दावा झूठा, सबूत कितने भी आप दिखा दो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन 12 साल हो चुके हैं, जो भी उलेमाए सूस पे बैठे हुए हैं या जो भी हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़ाती मिल्कियत हो गई। अब वो ये जीतने के लिए केस लड़ेंगे या हारने के लिए, ये मैं आम पे छोड़ता हूँ। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ये बड़ी चीज़ और कि जो तुषार मेहता जी या कपिल सिब्बल साहब का वो ठीक है, ये जो दलीलें दे रहे हैं, सुनवाई हो रही है, सीजीआई की बेंच का फैसला कब आता है और कैसे आएगा? जो क्योंकि लोगों की निगाहें हैं, 2 दिन हो चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं कल भी सुनवाई होगी, तो इस पर सीजीआई पे लोगों की निगाहें कि फैसला कब आता है या फिर ड्राफ्ट में चला जाएगा? देखिए, वो तो अब मेरे ख्याल से इंटरिम ऑर्डर पास करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि अभी छुट्टियां भी आ गई हैं। जी। और पहले हफ्ते में तो सीजीआई साहब की बेंच भी बैठ ही रही है, जो छुट्टियों की भी पहला हफ्ता है। मगर क्योंकि इंटरिम एप्लीकेशन है तो ज़्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टे कोई वो दिया नहीं है उन्होंने। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे उम्मीद है ऐसी। लेकिन अब मैं कोई शास्त्री तो हूँ नहीं कि भविष्य बता सकूं। वक्फ पे जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वीडियो को, जिनके मन में कन्फ्यूजन है, कंक्लूजन है, जिस गफलतबाजी में, उसका क्या इलाज है कि कैसे समझे इस मसले को अभी फ़िलहाल? अब देखिए, अभी ये इंटरिम ऑर्डर पास जो भी हो जाए, हम सब लोग दुआ करें। और जो लोग आपके अंदर अच्छे से इंग्लिश जानते हैं ना, उनको साथ लेके बैठें। अच्छा। तब बहस सुने सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। इंग्लिश किसी की सुन के इम्प्रेस ना हो। इंग्लैंड में, अमेरिका में इंग्लिश तो हर इंसान बोलता है, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है वो भी इंग्लिश बोलता है। और जो कपिल सिब्बल साहब जैसी इंग्लिश बोल रहे हैं उससे अच्छी बोलता है। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आप ट्रांसलेट करके समझें।
तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यही इसमें बुनियादी बात है जो हम कल और आज के बीच में सुधार सकते हैं। मेरा अगर मुझसे सलाह ली जाती तो मैं तो यही बोलता कि कपिल सिब्बल साहब को जवाबुल जवाब यानी कि जो रिबटल देना है वो ना देने दिया जाए, और ये जो 3 वकील हैं इनसे दिलवाया जाए, सिंघवी साहब से, चंद्रोदय साहब से और हुज़ैफ अहमदी साहब से। मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सब कुछ सेट है ही, ख़ास तौर से सेट इन द सेंस कि मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पक्ष सेट हैं और पूरा सिस्टम सेट है। जो यहाँ से बहस करने का सिस्टम है और लीड काउंसिल जिन्हें बना गया है वो तो सेट ही हैं। और हमारे जो उलमाए सू हैं, करशदबंदी साहब, तो बाबरी मस्जिद का भी केस कपिल सिब्बल साहब से आर्ग्यू करा के जीते ही थे। अभी भी वो कपिल सिब्बल साहब की तारीफ़ करने में रुक ही नहीं रहे, बोलते हैं। अभी भी मैंने उनकी कोई स्पीच देखी अभी 1 महीना पहले कि 15 लाख की उनकी फ़ीस है पर अपीयरेंस की। तो मदनी साहब जो उलमाए सू हैं और इन जैसे दूसरे लोग जो हैं, कपिल सिब्बल साहब की मोटी फ़ीस